दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपदेशा क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट वह है दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल यानी कि दोस्तों वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। सारे भी प्रश्न जो दिए गए हैं यहाँ पे सारे हमारी आगामी जो 16 जून 2024 को हमारी परीक्षा प्रीलिम्स आईएएस की लगी हुई है, उसकी दृष्टि से दोस्तों ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक होगा भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों भू आकृतिक प्रदेश एवं भूगर्भिक संरचना। ठीक है, 2023 में जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत का भूगोल, और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या, वह है भू आकृतिक प्रदेश एवं भूगर्भिक संरचना। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए 2023 में जो पूछा गया, क्या कह रहा है यहाँ देखिए। कह रहा है दोस्तों हमारा क्या कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। क्या है, अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए कह रहा है कि बिलिगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। क्या है, बिलिगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। और तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। क्या है, शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। फिर कह रहा है प्रश्न हमारा कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो सही आंसर इसमें हम मार्क करेंगे दोस्तों कि कोई भी नहीं। क्या है, कोई भी कथन हमारे सही यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। फिर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के क्या है, संगम पर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि बिलिगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। क्या है, बिलिगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। फिर कह रहा है तीसरा हमारा कि शेषाचलम पहाड़ियां दोस्तों पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट हमारे गलत दिए गए, हम लोगों ने आंसर मार्क किया था कोई भी नहीं। चलिए व्याख्या हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या दिया गया व्याख्या इसकी। चलिए देखिए, पहला कह रहा है दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा देखेंगे ध्यानपूर्वक कि अमरकंटक पहाड़ी दोस्तों अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र हैं। क्या है, अमरकंटक पहाड़ी अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र हैं और विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन बिंदु है। क्या है, और विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का दोस्तों मिलन बिंदु है, अतः कथन एक हमारा सत्य नहीं है। फिर देखिए, अमरकंटक पहाड़ी अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र हैं और विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का क्या है दोस्तों, मिलन बिंदु है। क्या है, अमरकंटक पहाड़ी अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र हैं और विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का क्या है दोस्तों, मिलन बिंदु। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए हमारा कथन एक सही नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिलिगिरी रंगन पहाड़ी दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है। क्या है, बिलिगिरी रंगन पहाड़ी दोस्तों दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है, जबकि हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दोस्तों क्या है, पूर्वी गुजरात में। क्या है, जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दोस्तों पूर्वी गुजरात में महाराष्ट्र एवं पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में समाप्त होती है। क्या है, बिलिगिरी रंगन पहाड़ी दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दोस्तों पूर्वी गुजरात में महाराष्ट्र एवं पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए, क्या है, पूर्वी गुजरात में महाराष्ट्र एवं पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में क्या होती है दोस्तों, समाप्त होती है, अतः कथन दो भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि शेषचलम पहाड़ियां दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। क्या है, शेषचलम पहाड़ियां दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा हैं, जबकि पश्चिमी घाट दोस्तों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों तक विस्तृत है। क्या है, शेषाचलम पहाड़ियां दोस्तों दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा हैं, जबकि पश्चिमी घाट दोस्तों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों तक विस्तृत हैं। कहाँ कहाँ तक, पश्चिमी घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों तक विस्तृत है, अतः कथन तीन हमारा सही नहीं है। हम लोगों ने मार्क किया था दोस्तों विकल्प डी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न को हम लोगों ने एक बार और देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, प्रश्न एक बार और देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। तो याद रखें दोस्तों, हमारी अमरकंटक पहाड़ियां क्या हैं, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन बिंदु है, ना कि दोस्तों विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों का। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट गलत है। दूसरा याद रखें दोस्तों क्या, कि बिलिगिरी रंगन पहाड़ियां दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है।
क्योंकि दोस्तों बिलीगिरी-रंगन पहाड़ियाँ जो हैं वह दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित हैं दोस्तों, जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हमारा पूर्वी गुजरात में, महाराष्ट्र एवं पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में समाप्त होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा था कि शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। तो याद रखें दोस्तों, शेषाचलम पहाड़ियाँ दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा है। क्या है? शेषाचलम पहाड़ियाँ दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा हैं, जबकि पश्चिमी घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों तक विस्तृत हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था, वह है कोई भी नहीं। पूछ रहा था कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो हम लोगों ने मार्क किया था कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए 2022 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था भू आकृतिक प्रदेश एवं भूगर्भिक संरचना भारत के भूगोल के तहत। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है कि दक्षिण भारत की गंडीकोट्टा घाटी यानी कि कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। क्या है? फिर देखें, कह रहा है कि दक्षिण भारत की गंडीकोट्टा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। तो याद रखें दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे पेन्नार। क्या है? फिर देखिए, कह रहा है कि दक्षिण भारत की गंडीकोट्टा घाटी यानी कि कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। तो याद रखें दोस्तों, पेन्नार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि दक्षिण भारत की गंडीकोट्टा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। तो पेन्नार। ठीक है, व्याख्या देखें। कह रहा है कि गंडीकोट्टा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का एक गाँव है। क्या है? गंडीकोट्टा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का एक गाँव है, जिसे भारत की भव्य घाटी के रूप में जाना जाता है। क्या है? गंडीकोट्टा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का एक गाँव है, जिसे भारत की भव्य घाटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखें, गंडीकोट्टा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का एक गांव है, जिसे भारत की भव्य घाटी के रूप में जाना जाता है। कह रहा है दोस्तों क्या हमारा, कह रहा है दाहिनी ओर। यहाँ देखें क्या कह रहा है, कह रहा है दाहिनी ओर। फिर इसके आगे की डिटेल हम यहाँ ऊपर दिया गया है, देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि दाहिनी ओर पेन्नार नदी से घिरा यह गांव एर्रामाला पहाड़ियों से होकर नदी के द्वारा बनाई गई शानदार घाटियों के लिए लोकप्रिय है। क्या है? कह रहा है दाहिनी ओर पेन्नार नदी से घिरा यह गांव एर्रामाला पहाड़ियों से होकर नदी के द्वारा बनाई गई शानदार घाटियों के लिए लोकप्रिय है। उनके बीच चलने वाली धाराओं के साथ सकरी घाटियां और खड़ी चट्टानी दीवारें बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, तो प्रश्न था दोस्तों हमारा कि दक्षिण भारत की गंडीकोट्टा घाटी या कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन सी पेन्नार हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए 2022 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, शिखर दिए गए हैं और उनके पर्वत दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय। क्या है? नामचा बरवा दे रहा है दोस्तों गढ़वाल हिमालय। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों नंदा देवी कुमाऊं हिमालय। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा नोकरेक सिक्किम हिमालय। क्या है? नोकरेक सिक्किम हिमालय। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 इसमें सही दिया गया है, बाकी के पॉइंट हमारे सही नहीं दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों जो नंदा देवी दिया गया है कुमाऊं हिमालय, यह हमारा बिल्कुल सही सुमेल है, जबकि नामचा बरवा और जो दिया गया है नोकरेक, यह हमारा सुमेल गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय। ठीक है, बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, बिल्कुल सही है, जबकि नोकरेक कह रहा है सिक्किम हिमालय, यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। हम सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 2। और इसकी व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। कह रहा दोस्तों नंदा देवी चोटियां कुमाऊं हिमालय के भाग हैं, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट दिया गया था, हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था। ठीक है, क्या नंदा देवी चोटियां दोस्तों कुमाऊं हिमालय के भाग हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पहला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या है? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें। कह रहा है कि वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। क्या है? वृहद हिमालय का विस्तार दोस्तों पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखें।
नामचा बरवा पर्वत श्रेणी दोस्तों तिब्बत के अंतर्गत आती है। क्या है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी दोस्तों तिब्बत के अंतर्गत आती है। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने केवल सेकंड पॉइंट सही मार्क किया था, बाकी हमारे फर्स्ट और थर्ड पॉइंट दोस्तों गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, कह रहा दोस्तों कि नंदा देवी चोटियां कुमाऊं हिमालय के भाग हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, फिर देखें कि वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में दोस्तों क्या है, नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। क्या है? वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क किया हम लोगों ने, केवल सेकंड पॉइंट सही दिया गया है, यानी कि नंदा देवी कुमाऊं हिमालय सुमेल है। बाकी के पॉइंट गलत दिए गए हैं। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन बी, केवल सेकंड, ठीक है। चलिए 2020 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि सियाचिन हिमनद की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है क्या, हमारा नुब्रा घाटी के उत्तर में। क्या है दोस्तों, सही आंसर मार्क करेंगे नुब्रा घाटी के उत्तर में, ठीक है। फिर देखिए सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों नुब्रा घाटी के उत्तर में। चलिए व्याख्या देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्याख्या हमारा दोस्तों की सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। क्या है? सियाचिन हिमनद हिमालय के दोस्तों पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो विश्व की गैर ध्रुवीय क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। क्या है? सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो विश्व की गैर ध्रुवीय क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। यहाँ क्षेत्र कह रहा है कि यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। सियाचिन हिमनद के पूर्व में दोस्तों अक्साई चीन, पश्चिम में दोस्तों क्या है गिलगिट, दक्षिण पश्चिम में दोस्तों लेह तथा दक्षिण में क्या है नुब्रा घाटी स्थित है। इस प्रकार नुब्रा घाटी के उत्तर में दोस्तों क्या है, हमारा सियाचिन हिमनद स्थित है, ठीक है। क्या है? कह रहा था प्रश्न हमारा दोस्तों कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो याद रखें दोस्तों नुब्रा घाटी के उत्तर में, ठीक है। व्याख्या क्या हम लोगों ने देखा था कि सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है दोस्तों, जो विश्व की गैर ध्रुवीय क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, हिमनद है, ठीक है। यह क्षेत्र विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है दोस्तों। सियाचिन हिमनद के पूर्व में क्या है, अक्साई चीन है। क्या है? सियाचिन हिमनद के पूर्व में दोस्तों अक्साई चीन है, और पश्चिम में क्या है दोस्तों, गिलगिट है, ठीक है। पश्चिम में गिलगिट है, दक्षिण पश्चिम में दोस्तों हमारा क्या है, दक्षिण पश्चिम में दोस्तों लेह है, और तथा दक्षिण में क्या है, नुब्रा घाटी स्थित है। इस प्रकार नुब्रा घाटी के उत्तर में दोस्तों क्या है, हमारा सियाचिन हिमनद दोस्तों स्थित है। तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो याद रखें दोस्तों नुब्रा घाटी के उत्तर में। जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि आगामी परीक्षा जो हमारा 16 जून 2024 को लगी हुई है, उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। क्योंकि यूपीएससी में प्रश्न नहीं लेकिन दोस्तों फैक्ट हमारे जरूर रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए, आगामी परीक्षा की दृष्टि से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे, आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ 2018 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी हमारा टॉपिक चल रहा था, इंडियन ज्योग्राफी के तहत हम लोग ये सारे प्रश्न देख रहे थे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ 2018 में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या है दोस्तों, स्थित है, ठीक है। पहला पॉइंट देखें, कह रहा है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ, भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। फिर देखें दोस्तों, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग क्या है, 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। क्या है? बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है हमारा ऑप्शन ए केवल सही है, बाकी के हमारे क्या है, यानी कि दूसरे और तीसरे पॉइंट जो दिए गए हैं ये हमारे गलत दिए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखेंगे, चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखें, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या है दोस्तों, स्थित है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, और तीसरा पॉइंट कह रहा है
कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट पॉइंट सही दिया गया है, यानी कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, व्याख्या देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि बैरन द्वीप दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है और बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के दोस्तों उत्तर में स्थित है। और प्रश्न में हमारा कह रहा है क्या कि ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो याद रखें कि बैरन द्वीप दोस्तों ग्रेट निकोबार के क्या है, उत्तर में स्थित है। बैरन द्वीप दोस्तों ग्रेट निकोबार के हमारे क्या है, उत्तर में स्थित है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी में पिछली बार उद्गार दोस्तों 1991 में हुआ था, तब से यहाँ से 2-3 वर्षों पर उद्गार होता रहता है। ठीक है, अभी हाल ही में उद्गार फरवरी 2016 में हुआ था, इसलिए हम लोगों ने तीसरा पॉइंट और सेकंड पॉइंट गलत मार्क किया है, फर्स्ट पॉइंट केवल सही आंसर मार्क किया है। हम लोग का सही आंसर होगा, कह रहा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखें बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है और बैरन द्वीप जो कह रहा है कि ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो याद रखें दोस्तों हमारा बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के पूर्व में ना होकर उत्तर में स्थित है। और कह रहा है कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। यह गलत है, क्योंकि देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी में पिछली बार उद्गार 1991 में हुआ था, तब से यहाँ 2-3 वर्षों पर उद्गार होता रहता है। अभी हाल ही में उद्गार फरवरी 2016 में हुआ था, इसीलिए थर्ड पॉइंट भी गलत है, फर्स्ट पॉइंट सही है। हम लोगों ने आंसर मार्क किया ऑप्शन बी केवल एक। ठीक है, चलिए 2017 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों 2017 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखेंगे पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में क्या है दोस्तों, फैला हुआ है। कह रहा है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है दोस्तों कि पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पुल्लिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों क्या, ऑप्शन बी हम केवल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि हमारी पुल्लिकट झील दोस्तों वह है केवल 2 राज्यों में फैली हुई। कौन कौन से राज्य में, वह है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई है हमारी पुल्लिकट झील। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जबकि पहला और सेकंड पॉइंट दोस्तों बिल्कुल गलत दिया गया है। व्याख्या हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ व्याख्या क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों कि भारत में हिमालय, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, फिर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, फिर है दोस्तों उत्तराखंड, फिर है दोस्तों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों और पश्चिम बंगाल में फैला है। अतः कथन एक हमारा असत्य है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों भारत में हिमालय, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों और पश्चिम बंगाल में फैला है। अतः कथन एक हमारा असत्य है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि पश्चिमी घाट का विस्तार दोस्तों हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में है। क्या है, पश्चिमी घाट का विस्तार दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में है। अतः कथन 2 भी हमारा असत्य है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या कि पुल्लिकट झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित 2 राज्यों यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली है। अतः कथन 3 हमारा सत्य है। ठीक है, फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा था कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो यहाँ पहला पॉइंट देखेंगे व्याख्या में कि भारत में हिमालय दोस्तों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों और पश्चिम बंगाल में फैला है। इसीलिए हमारा कथन एक क्या है, असत्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा दोस्तों कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तो याद रखें पश्चिमी घाट का विस्तार दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में है। अतः कथन 2 भी हमारा असत्य है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पुल्लिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो याद रखें दोस्तों पुल्लिकट झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित 2 राज्यों यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली है। क्या है, पुल्लिकट झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली है। अतः कथन 3 हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो दूसरा प्रश्न 2017 में पूछा गया है उसको हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए 2017 में पूछा गया दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। क्या है, कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, सुमात्रा। क्या है, फिर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो सबसे राइट आंसर मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, सुमात्रा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सुमात्रा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें यहाँ क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखें, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। कह रहा है ग्रेट निकोबार से दोस्तों सुमात्रा की दूरी है हमारी 1198 किलोमीटर। क्या है, कह रहा है दोस्तों ग्रेट निकोबार से हमारी सुमात्रा की दूरी है 1198 किलोमीटर। ठीक है, फिर ग्रेट निकोबार से श्रीलंका की दूरी है दोस्तों 1436 किलोमीटर। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा ग्रेट निकोबार से बोर्नियो की दूरी 2401 किलोमीटर। और फिर दोस्तों ग्रेट निकोबार से जावा की दूरी है 2490 किलोमीटर। फिर हमारा प्रश्न कह रहा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था, वह है दोस्तों हमारा ग्रेट निकोबार से जो भौगोलिक रूप से सबसे निकट स्थित है दोस्तों, वह है हमारा सुमात्रा। यानी कि ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी दोस्तों 1198 किलोमीटर है। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2014 के प्रश्न की तरफ, देखेंगे 2014 में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा, वह है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहाड़ियाँ और क्षेत्र। ठीक है, क्या है, पहाड़ियाँ और क्षेत्र। कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन से हमारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है दोस्तों कि कार्डमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट। क्या है, कह रहा है दोस्तों हमारा कार्डमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट। ठीक है, तो यह हमारा दोस्तों क्या है, गलत दिया गया है। कार्डमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कैमूर पहाड़ियां कोनकड़ तट। क्या है, कैमूर पहाड़ियां कोनकड़ तट, तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है दोस्तों कि महादेव पहाड़ियां मध्य भारत। क्या है, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत, बिल्कुल सही है दोस्तों कि महादेव पहाड़ियां हमारी कहाँ हैं, मध्य भारत में है। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा दोस्तों कि मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत। क्या है, मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत, तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड और फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कार्डमम पहाड़ियां हमारा कोरोमंडल तट, बिल्कुल गलत दिया गया है। कैमूर पहाड़ियां दोस्तों कोनकड़ तट, यह भी हमारा गलत दिया गया है। जबकि महादेव पहाड़ियां कह रहा है दोस्तों कि मध्य भारत, बिल्कुल सही सुमेल है। मिकिर पहाड़ियां कह रहा है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, चलिए यहाँ व्याख्या देख लेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, कार्डमम पहाड़ियां कह रहा है दोस्तों कि ये पहाड़ियां तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर क्या है, मालाबार तट के समानांतर है, ना कि कोरोमंडल तट के। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि कार्डमम पहाड़ियां, ये पहाड़ियां दोस्तों तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर मालाबार तट के समानांतर है, ना कि कोरोमंडल तट के। ये पहाड़ियां दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत का क्या है, विस्तारित भाग हैं। ठीक है, फिर देखिए, कार्डमम पहाड़ियां, ये पहाड़ियां दोस्तों तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर मालाबार तट के समानांतर है, ना कि कोरोमंडल तट के। और ये पहाड़ियां दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत का क्या है, विस्तारित भाग हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, कैमूर पहाड़ियां दोस्तों क्या कह रहा था प्रश्न में कि कोनकड़ तट, तो यहाँ व्याख्या हम देखेंगे कि ये पहाड़ियां दोस्तों कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार में 483 किलोमीटर लंबाई व 80 किलोमीटर चौड़ाई के साथ विस्तृत हैं। इसके दक्षिण में सोन एवं उत्तर में दोस्तों टोंस नदी बहती है। क्या है, फिर देखिए, कैमूर पहाड़ियां दोस्तों, ये पहाड़ियां हमारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार में 483 किलोमीटर लंबाई व 80 किलोमीटर चौड़ाई के साथ विस्तृत हैं। इसके दक्षिण में दोस्तों क्या है, सोन एवं उत्तर में दोस्तों टोंस नदी बहती है। क्या है, इसके दक्षिण में सोन एवं उत्तर में टोंस नदी बहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और महादेव पहाड़ियां कह रहा है कि ये पहाड़ियां मध्य प्रदेश में विस्तृत सतपुड़ा पर्वत के विस्तारित भाग हैं, जो मध्य भारत में स्थित हैं। क्या है, महादेव पहाड़ियां, ये पहाड़ियां मध्य प्रदेश में विस्तृत सतपुड़ा पर्वत के विस्तारित भाग हैं, जो मध्य भारत में स्थित है। ठीक है, यहाँ देखें फिर क्या कह रहा है कि मिकिर पहाड़ियां, कह रहा है दोस्तों मिकिर पहाड़ियां असम राज्य में, क्या है, मिकिर पहाड़ियां असम राज्य में दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में स्थित कई पहाड़ियों के समूह हैं, तथा ये कार्बी आंगलांग पठार के ही भाग हैं। ये पूर्वोत्तर में स्थित है। क्या है, मिकिर पहाड़ियां कह रहा है कि मिकिर पहाड़ियां असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में स्थित कई पहाड़ियों के समूह हैं। ठीक है, और कह रहा है तथा ये कार्बी आंगलांग पठार के ही भाग हैं और ये पूर्वोत्तर में स्थित हैं। ठीक है, तो हम लोगों
लोगों ने सही आंसर मार्क किया था। हमारा सही आंसर था ऑप्शन सी, केवल थर्ड और फोर्थ, यानी कि महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में स्थित थी और मिकिर पहाड़ियाँ दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में। जबकि और पॉइंट कह रहे थे कि कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, यह गलत है। कार्डमम पहाड़ियाँ दोस्तों हमारी मालाबार तट के समानांतर हैं। और कैमूर पहाड़ियाँ कह रहा था कि कोनकण तट, तो याद रखें दोस्तों कैमूर पहाड़ियाँ हमारी कोनकण तट में स्थित नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड गलत दिया गया था, थर्ड फोर्थ सही था। हम लोगों ने आंसर मार्क किया था ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे। जो हमारे 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ देखेंगे यहाँ ध्यानपूर्वक। क्या कह रहे हैं हमारे 2014 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ देखेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि आर्द्रभूमि और नदियों का संगम क्या है, वेटलैंड और नदियों का संगम। देखेंगे ध्यानपूर्वक। पहला कह रहा है दोस्तों हरिके आर्द्रभूमि, क्या है, पहला कह रहा है हरिके आर्द्रभूमि। और कह रहा है दोस्तों क्या हमारा कि व्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। क्या है, व्यास और सतलज के संगम पर स्थित है दोस्तों हमारा क्या, हरिके आर्द्रभूमि। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या, कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम। क्या है, कह रहा है दोस्तों केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि कोलेरू झील मूसी और कृष्णा का संगम। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे केवल फर्स्ट। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या जो कह रहा है हमारा आर्द्रभूमि नदियों का संगम, उसमें कह रहा है कि हरिके आर्द्रभूमि, तो यह दोस्तों व्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम, यह पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कोलेरू झील मूसी और कृष्णा का संगम, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर हम लोगों ने केवल एक मार्क किया था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या डिटेल व्याख्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि हरिके आर्द्रभूमि पंजाब में व्यास एवं सतलज नदी के संगम पर स्थित है। इसे वर्ष 1990 में रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, फिर देखिए हरिके आर्द्रभूमि दोस्तों पंजाब में व्यास एवं सतलज नदी के संगम पर स्थित है और इसे वर्ष 1990 में रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया था। तो पहला पॉइंट हमारा सही था। दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान के भरतपुर में है। क्या है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1982 में की गई थी। कह रहा है कि इसे दिसंबर 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। कह रहा है कि यह उद्यान साइबेरियाई क्रेन सारस के लिए प्रसिद्ध है, परंतु इस उद्यान से होकर दोस्तों बनास व चंबल नदियां नहीं बहती हैं। इस उद्यान में दोस्तों गंभीरी व बाणगंगा नदियां प्रवाहित होती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसे दिसंबर 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। यह उद्यान दोस्तों साइबेरियाई क्रेन सारस के लिए प्रसिद्ध है, परंतु इस उद्यान से होकर बनास व चंबल नदियां नहीं बहती हैं। इस उद्यान में दोस्तों गंभीरी व बाणगंगा नदियां प्रवाहित होती हैं। जबकि प्रश्न में हमारा कह रहा था कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बनास और चंबल के संगम पर स्थित है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया था। ठीक है, याद रखें यह दोस्तों हमारा क्या है, कह रहा है कि परंतु इस उद्यान से होकर बनास व चंबल नदियां नहीं बहती हैं। इस उद्यान में दोस्तों गंभीरी व बाणगंगा नदियां प्रवाहित होती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कोलेरू झील दोस्तों भारत में ताजे पानी की क्या है, एक प्रमुख झील है। कह रहा है कि यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है, न कि कृष्णा व मूसी नदी के। वर्ष 2002 में इसे रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा प्रदान किया गया है। फिर देखिए, कह रहा है कि कोलेरू झील भारत में ताजे पानी की एक प्रमुख झील है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। क्या है, यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है, न कि कृष्णा व मूसी नदी के। ठीक है, वर्ष 2002 में दोस्तों इसे रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हम लोगों ने प्रश्न देखा था, क्या कह रहा है प्रश्न हमारा, यहाँ देखें ऊपर ध्यानपूर्वक, कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हरिके आर्द्रभूमि कह रहा था दोस्तों व्यास और सतलज का संगम, बिल्कुल सही सुमेल था। दूसरा कह रहा है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया था। कोलेरू झील कह रहा है दोस्तों मूसी और कृष्णा का संगम, यह भी पॉइंट हमारा गलत था। सही आंसर हम लोगों ने केवल एक मार्क किया था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 2014 में जो पूछा गया तीसरा प्रश्न है उसको देखेंगे। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए,
कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। क्या है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे वह है अंडमान एवं निकोबार। फिर देखिए, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा है कि 10 डिग्री जलमार्ग अथवा चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। क्या है, देखें, 10 डिग्री जलमार्ग अथवा चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। किसको, लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। कह रहा है कि निकोबार सुमात्रा से महान चैनल द्वारा अलग होता है। क्या है, निकोबार दोस्तों सुमात्रा से महान चैनल ग्रेट चैनल द्वारा अलग होता है। मालदीव तथा मिनिकॉय लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। क्या है दोस्तों, मालदीव तथा मिनिकॉय लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है और जावा एवं सुमात्रा सुंडा जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। ठीक है, सारी व्याख्या जो प्रश्न में यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं हम लोगों ने देख लिया है। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, 2013 में जो हमारे प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। एक बार और व्याख्या देख लेते हैं कि 10 डिग्री जलमार्ग अथवा चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि निकोबार दोस्तों हमारा क्या, सुमात्रा से महान चैनल द्वारा अलग होता है। क्या है, निकोबार सुमात्रा से महान चैनल यानी कि ग्रेट चैनल द्वारा अलग होता है। दूसरा पॉइंट देखें, मालदीव तथा मिनिकॉय यानी कि लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मालदीव तथा मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता और जावा एवं सुमात्रा सुंडा जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। क्या है, जावा एवं सुमात्रा सुंडा जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। मालदीव तथा मिनिकॉय लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता, निकोबार सुमात्रा से महान चैनल द्वारा अलग होता है। इन पॉइंटों को भी याद रखिएगा, आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए 2013 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट देखें यहाँ क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस गोंडवाना सनस्तरों में पाई जाती है। क्या है, प्राकृतिक गैस दोस्तों हमारी गोंडवाना सनस्तरों में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अभ्रक प्रचुर मात्रा में दोस्तों कोडरमा में पाया जाता है। क्या है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक गैस गोंडवाना सनस्तरों में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा क्या, केवल सेकंड पॉइंट सही है, पहला और थर्ड पॉइंट गलत दिया गया है। यानी कि दोस्तों अभ्रक हमारा प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ देखेंगे ऊपर क्या दे रहा है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है क्या, ऑप्शन बी, केवल 2 सही आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए व्याख्या देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, देखिएगा, भारत में कह रहा है दोस्तों गोंडवाना जो सनस्तर है मुख्यतः उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के 3 प्रमुख श्रेणियों तलचर, दामुदा एवं पंचेत श्रेणी में पाया जाता है। इन गोंडवाना सनस्तरों में दोस्तों कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक गैस का इन सनस्तरों में पूर्णतया क्या है, अभाव है। फिर देखिए, भारत में गोंडवाना सनस्तर दोस्तों क्या है, भारत में गोंडवाना सनस्तर मुख्यतः उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के 3 प्रमुख श्रेणियों दोस्तों तलचर, दामुदा एवं पंचेत श्रेणी में पाया जाता है। इन गोंडवाना सनस्तरों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक गैस का इन सनस्तरों में क्या है, पूर्णतया अभाव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा दोस्तों कि अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। क्या है, अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है। क्या है, अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है। क्या है, अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है। अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः दोस्तों आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा बिहार राज्यों में होता है। क्या है, अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा बिहार राज्यों में होता है। झारखंड में अभ्रक उत्पादन कोडरमा, सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह तथा रांची में होता है। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनों की उपस्थिति है। क्या है,
है? धारवाड़ चट्टानों में दोस्तों धात्विक खनिजों की उपस्थिति है। इनमें लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा, टंगस्टन, निकेल इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। इन चट्टानों में खनिज तेल का दोस्तों क्या है? पूर्णतया अभाव होता है। अतः कथन 3 हमारा गलत है। ठीक है, देखें धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपस्थिति है। कह रहा है कि इनमें लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा, टंगस्टन, निकेल इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। इन चट्टानों में खनिज तेल का पूर्णतः अभाव है। अतः कथन 3 भी हमारा गलत दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर केवल हम लोगों ने सेकंड मार्क किया था, वह था कि अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 2012 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, देखें कह रहा है कि आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या है कह रहा है यहाँ, देखें ध्यानपूर्वक क्या, कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो कह रहा है कि तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पहला कह रहा है गहरे खड्ड, फिर कह रहा है दोस्तों यू घुमाव वाले नदी मार्ग, फिर कह रहा है दोस्तों समानांतर पर्वत श्रेणियां, फिर कह रहा है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे चारों ऑप्शन सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पहला कह रहा है दोस्तों गहरे खड्ड, फिर दूसरा कह रहा है यू घुमाव वाले नदी मार्ग, तीसरा कह रहा है कि समानांतर पर्वत श्रेणियां, ठीक है, और चौथा कह रहा है कि भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखिए कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है गहरे खड्ड, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों यू घुमाव वाले नदी मार्ग, यह भी पॉइंट हमारे सही हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि समानांतर पर्वत श्रेणियां, यह भी सही है। और चौथा कह रहा है कि भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, तो यह भी पॉइंट हमारे सही है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। हमारा प्रश्न कह रहा था कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो याद रखें गहरे खड्ड भी, यू घुमाव वाले नदी मार्ग भी, समानांतर पर्वत श्रेणियां भी और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी। ठीक है, सही आंसर हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इंडियन ज्योग्राफी के तहत, वह है दोस्तों अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अपवाह तंत्र 2023 में पूछा गया जो पहला प्रश्न है यहाँ देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट कह रहा है कि झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है। क्या है झेलम नदी दोस्तों, कह रहा है कि वूलर झील से होकर जाती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। क्या है, कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। और तीसरा कह रहा है कि गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। क्या है, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। ठीक है, फिर देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है। फिर कह रहा है दोस्तों कि कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। तो इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों केवल एक। क्या है, सही आंसर मार्क करेंगे केवल एक। ठीक है, कौन सा पॉइंट सही है, तो वह है दोस्तों कि झेलम नदी वूलर झील से होकर क्या है हमारी जाती है, यही पॉइंट सही दिया गया है, यानी कि झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है। बाकी सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया है। कह रहा उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो केवल एक। चलिए व्याख्या इसकी देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें पहला पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, व्याख्या इसकी देखेंगे ध्यानपूर्वक। चलिए देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि वूलर झील, ठीक है, कह रहा है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है। क्या है, देखें कह रहा है कि वूलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्वच्छ जल की क्या है दोस्तों, झील है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर में दोस्तों बांदीपुरा जिले में अवस्थित है। क्या है, वूलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है और यह भारत के जम्मू और कश्मीर में बांदीपुरा जिले में अवस्थित है। ठीक है, वूलर झील के जल का मुख्य स्रोत दोस्तों झेलम नदी है। इस झील के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है जिसे जाइनालंग कहा जाता है। इस द्वीप का निर्माण दोस्तों जैनुल अबीदीन द्वारा करवाया गया था। अतः कथन एक हमारा सही है। ठीक है, फिर देखेंगे
कि वूलर झील दोस्तों एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में अवस्थित है। वूलर झील के जल का मुख्य स्रोत दोस्तों झेलम नदी है। इस झील के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है जिसे जाइना लंग कहा जाता है। इस द्वीप का निर्माण दोस्तों जैनुल अबीदीन द्वारा करवाया गया था। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि वूलर झील को प्राचीन काल में मौजूद सतीसर झील का अवशेष भी कहा जाता है। क्या है कि वूलर झील को प्राचीन काल में मौजूद सतीसर झील का अवशेष भी कहा जाता है। इस झील का परिसर दोस्तों एक लोकप्रिय सूर्यास्त बिंदु भी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है कि वूलर झील को प्राचीन काल में मौजूद सतीसर झील का अवशेष भी कहा जाता है और इस झील का परिसर दोस्तों एक लोकप्रिय सूर्यास्त बिंदु भी है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट हम देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक यहाँ पे क्या कह रहा है। आगे के पॉइंट कह रहा है कि कोलेरू भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झीलों में से एक है। क्या है, कोलेरू भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झीलों में से एक है दोस्तों, और इसे अक्टूबर 1999 में एक अभ्यारण्य नामित किया गया था। ठीक है, कोलेरू दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झीलों में से एक है और इसे अक्टूबर 1999 में एक अभ्यारण्य नामित किया गया था। ठीक है, फिर देखें कह रहा है हमारा क्या कह रहा है कि राज्य के कृष्णा और पश्चिम गोदावरी जिलों के मध्य में स्थित है। क्या है, फिर देखें कोलेरू भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झीलों में से एक है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों इसे अक्टूबर 1999 में एक अभ्यारण्य नामित किया गया था और राज्य के कृष्णा और पश्चिम गोदावरी जिलों के मध्य स्थित है। ठीक है, कह रहा है कृष्णा नदी प्रत्यक्ष रूप से कोलेरू झील को भरण नहीं करती है। क्या है, कृष्णा नदी प्रत्यक्ष रूप से कोलेरू झील को भरण नहीं करती है। कोलेरू झील को दो मौसमी नदियां दोस्तों याद रखें, बुडमेरू और तमिलेरू से जल प्राप्त होता है जो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसलिए कृष्णा नदी प्रत्यक्ष रूप से अपनी सहायक नदियों के माध्यम से कोलेरू झील को भरण करती है। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कृष्णा नदी प्रत्यक्ष रूप से कोलेरू झील को भरण नहीं करती है। कोलेरू झील को दो मौसमी नदियां बुडमेरू और तमिलेरू से जल प्राप्त होता है जो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसलिए कृष्णा नदी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहायक नदियों के माध्यम से कोलेरू झील को भरण करती है। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें यहाँ क्या कह रहा है। आगे का पॉइंट कि गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित नहीं हुई है जो भारत में बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित ताजे जल की गोखूर झील है। ठीक है, क्या है, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित नहीं हुई है जो भारत में बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित ताजे जल की गोखूर झील है। यहाँ देखें अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बूढ़ी गंडक नदी के एक पुराने वितरका के विसर्प द्वारा कांवर झील का निर्माण किया गया था। बूढ़ी गंडक नदी एक पुराने वितरका के माध्यम से गंडक नदी के पूर्वी हिस्से के समानांतर बहती है। क्या है, कह रहा है कि बूढ़ी गंडक नदी के एक पुराने वितरका के विसर्प द्वारा कांवर झील का निर्माण किया गया था। बूढ़ी गंडक नदी एक पुराने वितरिका के माध्यम से गंडक नदी के पूर्वी हिस्से के समानांतर बहती है। अतः कथन 3 भी हमारा सही नहीं है। केवल पॉइंट 1 सही दिया गया था दोस्तों। क्या है, हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। यहाँ देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा था कि कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का वर्ण करती है, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया था। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है, तो यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों गलत है। ठीक है, याद रखिएगा झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कृष्णा नदी हमारा सीधे कोलेरू झील का भरण नहीं करती है। याद रखिए दोस्तों, कृष्णा नदी प्रत्यक्ष रूप से कोलेरू झील को भरण नहीं करती है। कोलेरू झील की दो मौसमी नदियां हैं। क्या है, कोलेरू झील को दो मौसमी नदियां बुडमेरू और तमिलेरू से जल प्राप्त होता है जो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, फिर कह रहा है गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है, तो यह गलत है। याद रखें दोस्तों, बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से हमारा कांवर झील निर्मित हुआ है, ना कि गंडक नदी से। ठीक है, चलिए हम लोगों ने देख लिया है, केवल एक सही आंसर मार्क करेंगे, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। 2021 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है, देखिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है दोस्तों हमारा कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है कौन, हमारा सतलज नदी। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, सतलज नदी। ठीक है, फिर देखिए क्या प्रश्न में कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। ठीक है, फिर देखिए सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं। ठीक है, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, सतलज। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ
कह रहा है दोस्तों कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखारचू के निकट एक हिमनद से होता है। इस तिब्बत में सिंगी खंबान अथवा शेरमुख कहते हैं। क्या है, फिर देखिए, सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखारचू के निकट एक हिमनद से होता है और इसे तिब्बत में दोस्तों क्या है, सिंगी खंबान अथवा शेरमुख कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इस नदी के बाएं और दाएं दोनों तरफ से अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, पंचनद, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि। पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ज्ञातव्य है कि दोस्तों सतलज नदी जो है वह सिंधु नदी में सीधे मिलती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और प्रश्न को देखेंगे कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो याद रखिए दोस्तों, सतलज इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? तो याद रखें दोस्तों, सही आंसर मार्क करेंगे, वह है हमारा लवण झील। ठीक है, क्या है, फिर देखिए कि भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खादू किनके नाम हैं? तो याद रखें दोस्तों, लवण झील। ठीक है, फिर देखिए भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? तो याद रखें दोस्तों, लवण झील इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या देखें। कह रहा है कि हवाओं के प्रवाह एवं अपर्दन से निर्मित झीलें वायु द्वारा निर्मित झील की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। क्या है, हवाओं के प्रवाह एवं अपर्दन से निर्मित झीलें वायु द्वारा निर्मित झील की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इन झीलों को दोस्तों पलाया भी कहते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः लवणीय झीलें होती हैं। राजस्थान की अधिकांश झीलें इसी श्रेणी की हैं, जैसे दोस्तों सांभर, पंचभद्रा, लूनकरसर, डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू आदि। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? तो याद रखें दोस्तों, लवण झील। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित नदियों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त में से कौन कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? क्या है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कह रहा है दोस्तों उपर्युक्त में से कौन कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो इसमें बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा 2 और 4, ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि दोस्तों नागावली नदी। ठीक है, और फिर दोस्तों क्या मार्क करेंगे, नागावली, और वह है दोस्तों हमारी वंशधारा जो पूर्वी घाट से निकलती हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्ण रेखा, वंशधारा। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन सी नदियां हमारी पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी 2 और 4, यानी कि दोस्तों नागावली और वंशधारा। ठीक है, क्या है, नागावली और वंशधारा। ठीक है, यहाँ देखें कह रहा दोस्तों कि पूर्वी घाट की असंबद्ध पहाड़ी श्रृंखलाएं उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई हैं। क्या है, कह रहा पूर्वी घाट की असंबद्ध पहाड़ी श्रृंखलाएं उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई हैं, जो कि अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, नागावली नदी का उद्गम दोस्तों उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लकबहल के पास पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों से होता है। क्या है, नागावली नदी का उद्गम दोस्तों उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लकबहल के पास पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों से होता है। ठीक है, फिर देखें कह रहा दोस्तों वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले की सीमा पर पूर्वी घाट से निकलती है। क्या है, वंशधारा नदी दोस्तों उड़ीसा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले की सीमा पर पूर्वी घाट से निकलती है। वहीं ब्राह्मणी नदी का उद्गम दोस्तों क्या है, वह है राउरकेला उड़ीसा के निकट दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से, तथा सुवर्ण रेखा का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। अतः विकल्प बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। प्रश्न हमारा कह रहा था दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो याद रखिए दोस्तों नागावली और कौन सी दोस्तों, वह है हमारी वंशधारा नदी। दोनों ही नदियां हमारी पूर्वी घाट से निकलती हैं। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी 2 और 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 2019 में जो हमारे पूछे गए प्रश्न हैं ड्रेनेज सिस्टम से, उसको हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, 2019 में जो पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है,
क्या कह रहा है, हिमनद और नदी। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों बंदरपूछ यमुना। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है बारासिगरी चेनाब, क्या है। फिर तीसरा कह रहा है दोस्तों मिलाम हमारा मंदाकिनी। फिर कह रहा है सियाचिन हमारा नुब्रा, और फिर जेमू कह रहा है मानस। ठीक है, कह रहा है उपर्युक्त में से कौन से युग्म हमारे सही सुमेलित हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे 1, 2 और 4। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए 1, 2 और 4, यानी कि दोस्तों हमारा फर्स्ट सुमेल है, सेकेंड सुमेल है दोस्तों, और हमारा फोर्थ सुमेल है, थर्ड और फिफ्थ सुमेल नहीं है। चलिए देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ दोस्तों। ठीक है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है उपर्युक्त में से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो बंदरपूछ कह रहा है दोस्तों यमुना हमारा बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। फिर कह रहा है बारासिगरी चेनाब, यह भी हमारा सही सुमेल है। क्या है, बंदरपूछ यमुना दोस्तों बिल्कुल सही सुमेल है। बारासिगरी चेनाब कह रहा है तो यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों मिलाम मंदाकिनी, यह हमारा गलत सुमेल है। सियाचिन कह रहा है दोस्तों नुब्रा, तो यह भी हमारा सही सुमेल है। फिर कह रहा है जेमू मानस, तो यह भी हमारा गलत सुमेल दिया गया है। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेंगे। कह रहा है युग्म 1, 2 और 4 हमारे सही हैं, जबकि युग्म 3 और 5 दोस्तों हमारे गलत हैं। ठीक है, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान दोस्तों उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट स्थित है। क्या है, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट स्थित है दोस्तों। याद रखें, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट स्थित है। इसका स्रोत दोस्तों केदारनाथ के निकट चोराबाड़ी हिमनद है। क्या है, कह रहा है कि इसका स्रोत केदारनाथ के निकट चोराबाड़ी हिमनद है। और फिर कह रहा है जेमू हिमनद दोस्तों तीस्ता नदी का स्रोत है, ना कि मानस नदी का। क्या है, कह रहा दोस्तों हमारा कि जेमू हिमनद दोस्तों तीस्ता नदी का स्रोत है, ना कि मानस नदी का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से एक बार और प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हिमनद और नदी। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों बंदरपूछ यमुना, बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। ठीक है, बारासिगरी कह रहा है दोस्तों चेनाब, यह भी हमारा सही सुमेल दिया गया है। क्या है, बारासिगरी चेनाब, यह भी हमारा सही सुमेल दिया गया है। मिलाम कह रहा है दोस्तों मंदाकिनी, तो यह हमारा गलत है। याद रखें दोस्तों क्या है कि मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान दोस्तों उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट है। क्या है, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान दोस्तों उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट है। इसका स्रोत दोस्तों केदारनाथ के निकट चोराबाड़ी हिमनद है, ना कि दोस्तों कौन, मिलाम। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों हमारा क्या है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखेंगे क्या कह रहा है हमारा सियाचिन नुब्रा, यह सही सुमेल है। जेमू कह रहा है दोस्तों मानस, तो याद रखें दोस्तों जेमू हिमनद हमारा तीस्ता नदी का स्रोत है, ना कि मानस नदी का। क्या है दोस्तों, जेमू हमारा जो है वह तीस्ता नदी का स्रोत है दोस्तों, ना कि मानस नदी का। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो जो सही सुमेल दिए गए हैं वह है बंदरपूछ यमुना, बारासिगरी चेनाब और सियाचिन हमारा नुब्रा। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए 1, 2 और 4 हमारा बिल्कुल सही सुमेल है, जबकि दोस्तों मिलाम और जेमू हमारा गलत सुमेल दिया गया है। ठीक है, क्या है, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट है। इसका स्रोत केदारनाथ के निकट चोराबाड़ी हिमनद है, जबकि जेमू हिमनद दोस्तों क्या है, तीस्ता नदी का स्रोत है, ना कि मानस नदी का। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अपवाद तंत्र से पूछे गए 2018 में जो प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों कोडाई कनाल तमिलनाडु। क्या है, फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए कोडाई कनाल तमिलनाडु। ठीक है, देखें कह रहा है कि कोडाई कनाल झील दोस्तों, जिसे कोडाई झील के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में एक मानव निर्मित क्या है, झील है। इसे ब्रिटिश तथा अमेरिका के प्रारंभिक मिशनरियों द्वारा विकसित किया गया था। यह कोडाई कनाल का दोस्तों लोकप्रिय भौगोलिक स्थल है तथा पर्यटन का प्रमुख आकर्षण स्थल भी है। फिर प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो याद रखें दोस्तों कोडाई कनाल तमिलनाडु। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों कोडाई कनाल तमिलनाडु। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोडाई कनाल झील, जिसे कोडाई झील के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में एक मानव निर्मित झील है। क्या है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में एक मानव निर्मित झील है। इसे ब्रिटिश तथा अमेरिका के प्रारंभिक मिशनरियों द्वारा विकसित किया गया था। यह कोडाई कनाल का लोकप्रिय भौगोलिक स्थल है तथा पर्यटन का प्रमुख आकर्षण स्थल भी है। ठीक है, तो पहला जो हमारा प्रश्न 2018 में पूछा गया है उसका सही आंसर मार्क करेंगे कोडाई कनाल तमिलनाडु। और प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन ए कोडाई कनाल तमिलनाडु हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों 2017 में पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें कह रहा दोस्तों हमारा क्या प्रश्न कह रहा है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। क्या है,
कह रहा दोस्तों कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। ठीक है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। क्या है? रंगित नदी की उत्पत्ति दोस्तों सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की क्या है दोस्तों, एक सहायक नदी है। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। क्या है? तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, यानी कि पहला और थर्ड पॉइंट गलत दिया गया है, दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी केवल सेकंड हम राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा जो हमारा सही आंसर दिया गया है वह है पॉइंट 2, यानी कि रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की क्या है दोस्तों, एक सहायक नदी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।